टैक्सेशन वर्ड से क्या समझता है? टैक्स, टैक्स बोले तो व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? इनकम के ऊपर जो गवर्नमेंट को पे करना होता है, हमने जो अर्न किया है उसके ऊपर हम जो गवर्नमेंट को पे करते हैं वो बोल रहे हो। मतलब तुम बोल रहे हो कि हमने जो अर्न किया है उस पे हम जो पे कर रहे हैं उसको हम टैक्स बोल रहे हैं। ऑनलाइन वाले गधेड़ो, तुम सालों ऐसे मुंह के प्राणी मत बैठना, अनम्यूट करके आंसर देना तुम लोगों को। तुमने बोला कि सर टैक्स मतलब, मैंने क्या पूछा तुमको, टैक्स मतलब क्या होता है, तो तुमने मेरे को आंसर दिया कि सर हम जो अर्न करते हैं उसके ऊपर जो हम टैक्स, उसके ऊपर जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं दैट इज टैक्स। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, तुमने एक 10 रुपए की डेयरी मिल्क खरीदी। डेयरी मिल्क जब तुमने खरीदा तब तुमने कुछ अर्न किया क्या? डेयरी मिल्क में तो खर्चा किया तुमने, तो खर्चा किया और तुमने 10 रुपए दिया। ये 10 रुपए का दूसरा नाम क्या होता है? MRP, फुल फॉर्म मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब इसमें टैक्स है कि नहीं है? तो तुमने तो बोला अर्न करने पे जो टैक्स देते, अर्न करने पे जो पैसा देते उसको टैक्स बोलते। या तो मैंने अर्न नहीं किया फिर भी टैक्स पे किया, दोनों अपोजिट। मतलब खर्चा करूंगा तो भी टैक्स पे करूंगा। वाह 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 वाह, किस पे लिखा रहे? तू कौन नहीं आता ओमिक्रॉन नीचे कर, मेरे को आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, लिखा है ना इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो मैंने अर्न थोड़ी किया, कंपनी ने अर्न किया तो वो टैक्स भरे। ऐसा थोड़ी है, मतलब कमाई करे वो टैक्स भरूं मैं? गजब है यार ये तो। मतलब मैं तो तुमसे फीस लेना चाहिए तो मेरा टैक्स भी तुमसे ले लेना चाहिए। देख भाई, मेरी फीस 10,000 रुपए की है और उसके ऊपर मेरे को 3,000 का टैक्स लगता है, तो तुम्हारी फीस 13,000 रुपए। कितनी मजा। 10,000 मैंने कमाई किया, उसमें से सपोज मेरा खर्चा है 1,000 रुपए का, तो मेरी नेट इनकम कितने रुपए की हुई? अरे 10,000 की तुमसे फीस लिया, 1,000 का मेरा खर्चा है, तो मेरी नेट इनकम कितनी हुई? 9,000। तो मेरा 9,000 पे इनकम टैक्स आना चाहिए। बट मैंने तुमको इनकम टैक्स तो पूछा ही नहीं। मैंने तो तुमको पूछा कि टैक्स क्या होता है। तुम्हारा सबसे पहली चीज, टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया? फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वुड बी इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो एक आदमी खुद गवर्नमेंट को जाकर पे करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने साल के 5 लाख रुपए कमाए, 5 लाख रुपए कमाने के बाद में उसके ऊपर मैं गवर्नमेंट को खुद से बोलता हूं कि गवर्नमेंट देख मैंने इस साल है ना 5 लाख रुपए कमाए, तो ये ले 5 लाख रुपए के ऊपर का जितना भी टैक्स आता होगा, तुमको अभी टैक्स कैसे कैलकुलेट करते पता नहीं है, तो उसके ऊपर जितना भी टैक्स आया होगा ये लो आपके 10,000 रुपए। मैंने किसको क्यों टैक्स दिया, कैसे दिया, क्या दिया, वो बात का विषय, वो अपने को दिमाग नहीं लगाना है। मैं तो सिर्फ इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ये टैक्स मैंने खुद ने जाके गवर्नमेंट को दिया, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्टली मैंने जाके गवर्नमेंट को दिया। वैसा ही एक और टैक्स होता है जिसका नाम होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर जब मैंने 10 रुपए की डेयरी मिल्क खरीदी, तब मैंने वो डेयरी मिल्क जब 10 रुपए की खरीदी, वो डेयरी मिल्क की कॉस्ट 10 रुपए की थी ही नहीं, डेयरी मिल्क तो 8 रुपए की थी। और 2 रुपया मैंने खुद से गवर्नमेंट को नहीं दिया टैक्स, मैंने किसको दिया? वो दुकानदार को दिया। वो दुकानदार कंपनी को देगा और कंपनी गवर्नमेंट को देगा। तो टैक्स तो मैंने दिया, मैं मानता हूं मैंने टैक्स दिया, बट मैंने डायरेक्टली दिया क्या? मैंने इनडायरेक्ट टैक्स दिया। इसी के लिए जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको बोला जाता है GST, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले सिर्फ सर्विस टैक्स नाम का एक टैक्स हुआ करता था, लेकिन अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमको इससे मतलब है फिलहाल डायरेक्ट टैक्स, इसी में इसको दूसरा नाम होता है इनकम टैक्स। पहले एक और टैक्स हुआ करता था जिसका नाम होता था वेल्थ टैक्स, बट वेल्थ टैक्स हैज नाउ बीन एबॉलिश्ड। अब वेल्थ टैक्स नहीं लगता। वेल्थ टैक्स क्या होता था, सिंस नाम निकला है तो एक बार बात कर लेते हैं। सर वेल्थ टैक्स क्या होता है? मैंने इनकम कमाई, मैंने कुछ इनकम कमाई तो मेरे को टैक्स भरना है। कुछ इनकम ऐसी भी तो है जो पड़ी पड़ी बढ़ गई। एग्जाम्पल, मैंने सोना लिया था 30,000 में, सोने का भाव हो गया 50,000, मेरी औकात तो बढ़ गई 20,000 से, बट मेरी इनकम बढ़ी क्या? सर वो तो जब मैं सोना बेचूंगा तब मुझे 20,000 का प्रॉफिट होगा ना। बट वेल्थ टैक्स बोलता था नहीं, तूने कमाई किया ना 20,000 का, उसके ऊपर टैक्स पर। अरे वो तो मेरे को जेब से भरना पड़ेगा ना, बट मेरे पास 20,000 आए थोड़ी,
तो इसके लिए ये बहुत सारी उसमें कॉन्सेप्ट्स थी और बहुत सारे फ्लॉज थे, इसके लिए वेल्थ टैक्स हैज़ नाउ बीन 100% अबॉलिश्ड। अब वेल्थ टैक्स नाम की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में एक ही प्रकार का टैक्स है हमारे पास में, दैट इज इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में तो भी हमारे पास में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस है, जैसे एक है जीएसटी, एक है कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी बोले तो जब हम कोई भी माल इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री से, तो जब हमारे इंडिया के पोर्ट पे वो माल आता है तो हमको उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। हमारे पास जो आईफोन है जो 1 लाख रुपए का है, फोन आईफोन 1 लाख रुपए का है ही नहीं, वो तो इंडिया में जब आता है पोर्ट पे उसके ऊपर टैक्स लगता है और इसीलिए हमको वो 1 लाख में मिलता है, बट क्या जबकि वो आया 70,000 में होगा, 80,000 में होगा। आई बात समझ में? लेकिन जब मैं 1 लाख का फोन दूंगा तो 1 लाख का जब मैंने फोन लिया, जब मैंने उसको 1 लाख दिए, तो मैंने एक्चुअली आईफोन के लिए 1 लाख रुपए दिए क्या उसको? मैंने तो उसमें से कम अमाउंट दिया होगा, बचा हुआ क्या दिया मैंने? कौन सा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? क्योंकि गवर्नमेंट को गया क्या वो? अरे वो तो एप्पल कंपनी को गया, अब एप्पल कंपनी मेरे बिहाफ पर पे करेगी। ठीक है, राइट नाउ फर्स्ट अपना जो चैप्टर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। हेडिंग लिखना, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अपने को पूरा इनकम टैक्स बुक में लिखना है, तो मेक श्योर तुम कोई रफ बुक में ना लिखो, खुद की एक नई बुक बनाओ। उधारी वाली जिंदगी मत जीना रे मेरे बाया। अब भी आया मतलब ये तो मैंने ग्रुप पे डाला था। अच्छा डायरेक्ट ही आया, अच्छा कल याद से नई बुक लेके आना। कॉन्सेप्ट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं वापस। पूरी दुनिया में हमारे पास जब भी ये बैच चलेगी इनडायरेक्ट टैक्स की कोई बात नहीं होने वाली है। मैं सिर्फ एक बड़ा वाला पार्ट कर रहा हूँ। तुम्हारे पेपर में 60 मार्क्स, अप्रॉक्स 60 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स आता है, 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स आता है। तुम सोच रहे होंगे सर 50-50 पढ़ाता, तो नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में भी वो क्वेश्चन साले डायरेक्ट टैक्स के पूछते हैं, इसलिए वो है डायरेक्ट टैक्स ही। नाम भले इनडायरेक्ट का होगा उसमें, बट है वो डायरेक्ट टैक्स। तो अप्रॉक्स 55 से 60 मार्क्स तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स टाटा स्काई, इसको कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। सिंपल है, ज़्यादा मगजमारी नहीं है। थ्योरी 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 खत्म, कुछ मगजमारी नहीं है जीएसटी में, सारी मगजमारी इनकम टैक्स में। तुमको तुम्हारी मॉड्यूल की साइज देखो, वो मॉड्यूल की साइज पढ़ना है 50 मार्क के लिए, 55 मार्क के लिए, और वो खत्म होती नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले तुम एक्सपेक्ट करोगे कि इतनी बड़ी मॉड्यूल हो जाए, तो जिन्होंने एग्जाम दी उनसे तो 200 पेज की बुक खत्म नहीं होती, वो कहाँ पे होती इतनी बड़ी सांड। इसी के लिए हमको कंप्राइज मैनर में लिखना है, और जो भी लिखना है पूरा बुक में लिखना है। ठीक है, राइट डाउन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। स्पीड बढ़ा के चलना, मेरी स्पीड पे चलना पड़ेगा। namely dash first direct tax in bracket income tax, second indirect tax in bracket GST comma customs या custom duty etc. इनकम टैक्स payer is known as assessee. So any person who pays the income tax, whether that income tax be of amount 1 rupee or 1 crore or 100 crores or 1 lakh crore, that person is known as a assessee, is known as an assessee. Ab that person could be anybody, it could be individual, it could be partnership firm, it could be HUF. I hope HUF समझता हो कि बताना पड़ेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, घर में ही बनती है वो चीज। या दैट पर्सन कुड बी अ कंपनी। अब कंपनी कुड बी ऑफ 2 टाइप्स। ना 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 ना, प्राइवेट पब्लिक से फर्क नहीं पड़ता, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, टैक्स तो भरना ही है, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो। कंपनीज आर ऑफ 2 टाइप्स, पढ़ेंगे आगे, बट अभी समझ लो कि वो असेसी कौन हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है सर। या तो वो विप्रो, इन्फोसिस, टाटा हो सकती है, या तो वो अमेजॉन, गूगल, फेसबुक हो सकती है, फॉरेन कंपनी। या दैट कंपनी या दैट असेसी कुड बी AOP, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस।
सर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोले तो क्या, हम सब मिलकर एक टास्क करते हैं कि हम लोग जब तक कोरोना है तब तक एक मास्क बनाएंगे और 3 रुपए के प्रॉफिट पे बेचेंगे। पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई हमने कि हम जीवन भर तक हम साथ में काम करेंगे, ना ना, हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए साथ में आए हैं। हम सब लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। या तो हम हो सकते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अभी सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, जिसको दूसरा नाम होता है BOI, सब लिखेंगे, घाई मत करना, कॉन्सेप्ट समझना है पहले। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोले तो क्या सर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोले तो ऐसा, मेरे को एक बात बताओ, टैक्स तो हर इंसान को भरना है, और टैक्स किसके ऊपर लगता है, इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है, जो अर्न किया, जो इनकम है। सर फॉर एन एग्जांपल, तुम लोगों ने मुझे 15 लाख रुपए की फीस दिया तो 15 लाख पे टैक्स भर दूं क्या मैं? अरे सर 15 लाख में से खर्चे भी तो होंगे, तो 15 लाख में से सपोज 8 लाख रुपए का मेरा खर्चा हो गया, तो नेट मेरे हाथ में कितना बचा? 9 लाख खर्चा हुआ, 15 में से 8 लाख रुपए मेरे खर्चा हो गए, तो मेरे नेट हाथ में कितना बचा? आर्यभट्टा के औलाद तो कैलकुलेटर से कर लो, कैलकुलेट लगे तो 7 लाख। मेरे को इनकम टैक्स किस पे भरना है, 7 लाख पे, 8 लाख पे या 15 लाख पे? 7 लाख पे, 15 पे भरना पड़ेगा। बचा हुआ अमाउंट नहीं, मैं ले तो कुछ नहीं रहा, मैं मारवाड़ी, मैं सब अपना पैसा जमा करके था, मैं खरीदता कुछ नहीं। 7 या 8, देख मैंने क्या बोला, तुम लोगों ने मुझे फीस दिया, फीस रिसीव्ड कितना हुआ मुझे? 15 लाख रुपीस। उसमें से मेरे एक्सपेंसेस, सर एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं आपके? एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, स्टेशनरी, रेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा, फैकल्टीज को पेमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, सब मिला के मेरा 8 लाख रुपए का खर्चा हो गया। नहीं, कितना बोला था मैंने? 8 ही बोला था ना। 8 लाख रुपए का खर्चा हो गया। देयरफॉर नेट इन हैंड मेरे हाथ में कितना बचा है? 7 lakhs. On what amount will I have to pay the income tax? $15 lakhs हो सकता है तो बोल ना, बिंदास बोल। 7 लाख, 15, 7 लाख। प्रथमेश 7 लाख, तनेश 7 lakhs, देवेन 7 lakhs, समृद्धि, समृद्धि फिर से म्यूट हो गई तो, मयूरी 7 lakhs, 7 lakhs पे। बंकिता बोलते सब तो 7 बोल रहे साला सर, सब सबसे लास्ट में मेरे को पूछा करो, मेरे को बोलना 15 रहता है, लेकिन दूसरे लोग 7 बोलते हैं तो मैं चेंज कर डालूंगा ऐसा आउट स्विंग। You will always pay the tax on 7 lakh rupees, क्योंकि अगर आपके 15 लाख पे मैंने टैक्स लगा दिया तो खर्चे, इनकम, याद रखना टैक्स हमेशा प्रॉफिट पर लगता है ना कि तेरे गल्ले पर। एक गल्ले में सपोज फॉर एन एग्जांपल एक रघुवीर की दुकान में जाती है और तूने 30 रुपए की कचौरी खरीदी, तो 30 रुपए पे अगर टैक्स भर देगा, समझना एक बात समझ, तूने एक प्लेट कचौरी लिया 30 रुपीज में, मैं रघुवीर के साइड से बात कर रहा हूं, उसके जेब में कितने रुपए आए? उसके जेब में कितने रुपए आए? 30 रुपए, उसके जेब में 30 रुपीज आए। अब जैसे ही 30 रुपीज आए, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 20% का टैक्स लगता है। तुमको नहीं पता कितना लगता है तो मैं एग्जांपल लेके देख रहा हूं, सपोज 20% का टैक्स लगता है, ठीक है। और तुमको मैं बता दूं कि उसके खर्चे क्या है। उसको मटेरियल लगेगा, कचौरी बना के ले तो मटेरियल लगता है उसको सपोज 10 रुपीज का, लेबर लगेगा, मजदूर 5 रुपए का, ठीक है। रेंट, स्टेशनरी या बिलिंग काउंटर वगैरह, वो जो भी इसका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वो सब मिला के उसको लगता है 10 रुपए का खर्चा। क्लियर? और उसने अपना प्रॉफिट रखा है उसके ऊपर 5 रुपए का। इसके लिए वो कितने रुपए में बेच रहा है अपनी कचौरी? 30 रुपीज में। ऐसा उसने सोचा था। ये मेरे को एक बात बताओ, ये कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? 5 रुपए तो कमाऊंगा ना यार एक कचौरी के पीछे। एक प्लेट कचौरी के 5 रुपए क्या गलत लिया मैंने? आटा, मैदा, तेल कितना महंगा है? 10 रुपए जा रहा है।
मजदूर 5 रुपए तो लेगा ही लेगा, और मेरा रेंट, इतनी बड़ी दुकान लिया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी वानी देना पड़ता है, सफाई वगैरह करनी पड़ती है, वो केक वेक के लिए रेफ्रिजरेशन कॉस्ट लगता है मेरे को, सब मिला के 10 रुपए का खर्चा लगता है, इसके बाद में 5 रुपए तो एक्सपेक्ट करूं मैं जिंदगी से अपने। तो ऐसा करके मैंने 30 रुपए पर प्लेट बेच दिया। जैसे ही उसके पास में 30 रुपए आए, तुमने क्या बोला, उसके ऊपर 20 रुपए का टैक्स लग गया उसको। मैंने 20% बोला, 20% का टैक्स लगता है, मैं तुमको बता देता हूँ, तो आप तो जानबूझ के बोल रहे हो, जानबूझ के नहीं बोल रहा मैं, 20% का टैक्स लगता है, अगले आधे घंटे में तुमको समझ जाएगा। अब 20% का जब टैक्स लगा तो 30 रुपए पे 20% लगाने की बात कर रही थी तूने क्या बोला, सर जितना इसका इनकम हुआ, मतलब जितना उसको पैसा आया उसका 20% लगा दो आप टैक्स। 30 रुपए का 20%, कितना टैक्स गया उसका, 6 रुपया। मतलब उसका 6 रुपया गया टैक्स में गया। मटेरियल, एक कचौरी तो गई उसकी, तो मटेरियल 10 का भी गया, मजदूर भी 5 रुपए का गया, और रेंट वगैरह जो था, स्टेशनरी था, वो भी 10 रुपए का गया। तो उसके कितने रुपए गए, आए तो 30 ही रुपए थे, गए 31, मतलब उल्टा बेच के उसको 1 रुपया जेब से गवर्नमेंट को देना पड़ा। बोलेगा पागल है का, धंधा करना पड़ता ही नहीं है। तो लॉजिक समझ, मटेरियल, लेबर, सब कुछ तो सेम था ना, वो तो जाने का सवाल ही नहीं आता। और तूने बोला 20 रुपए का टैक्स चला गया, तो उसके तो 6 रुपए चले गए, मतलब बापड़े ने कमाए 5 रुपए और गवर्नमेंट को दिए 6 रुपए। मतलब उसने कमाई घर वालों के लिए नहीं किया, गवर्नमेंट के लिए करके दिया। ऐसे कैसे पॉसिबल है? वो बोलेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मैंने 30 रुपए कहाँ कमाए, 30 में से 25 तो मेरे को देने हैं। सपोज ये सारी चीजें मैंने उधारी में लाई होती, मटेरियल उधारी में लाया होता, लेबर उधारी में लाया होता, रेंट उसको बोला होता कि अगले महीने में देता हूं, तो जैसे ही 30 रुपए 25 रुपए तो देना पड़ेगा मेरे को। तो हाथ में मेरे कितने बचे नेट, इस 5 का 20% तू रख ले, 1 रुपया, तो मेरी जेब में कितना बचा, 4 रुपया मैं खर्चा कर सकता। तो जब मैंने सोचा था कि मेरे को 5 रुपया मिलना चाहिए, मैंने एक चीज तो सोची नहीं कि 5 रुपया मिलने के लिए मेरे को टैक्स भी तो देना पड़ेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर उसको नेट हाथ में 5 रुपया चाहिए, समझना, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेटर निकाल लो। लाया नहीं होगा, गरीबों, सीएस में आए तुम, बिना कैलकुलेटर के कैसे आ सकते हो? नहीं, कैलकुलेटर मेरे पास में भी नहीं है, यहाँ पे मोबाइल, हाँ चलता है मोबाइल। मेरे को एक बात बताओ, अगर उस इंसान ने सोचा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मुझे 5 रुपया इन हैंड चाहिए, दैट इज आफ्टर टैक्स, तो मैंने कितने रुपए का प्रॉफिट जोड़ना चाहिए मुझे इन हैंड। अभी उसने 5 रुपया सोचा था, लेकिन इन हैंड उसको कितने आ रहे, 4 ही रुपए आ रहे, तो उसका कैलकुलेशन तो गड़बड़ा गया ना। तो मेरे को ऐसा बात बताओ कि उसने कितने रुपए का प्रॉफिट रखना चाहिए ताकि उसको इन हैंड 5 रुपए आ जाए। 6 रुपए, तो तू 6 रुपए पे 20% निकालेगी, 6 रुपए का 20% कितना आएगा, 25 रुपए। पागल हो गया कि 25 पे 25 100% हो गया है, तो 1.2, तो 6 में से 1.2 माइनस कर, तो 4.8 ही बचता, तेरे तो 5 रुपए बचे नहीं हाथ में। क्वेश्चन समझा क्या मेरा? बेसिक कॉन्सेप्ट से ये समझना पड़ेगा, वरना पूरे इनकम टैक्स में तकलीफ जाएगी। इनकम टैक्स छोड़ के जीएसटी में भी तकलीफ जाएगी। कितना 6.25। अगर 6.25 मेरा प्रॉफिट रहता तो उसका 20% माइनस करने के बाद में क्या 5 रुपए बचते? तो बेसिकली आपको कैलकुलेट करते टाइम ऐसा करना पड़ेगा कि सर अगर हमको 5 रुपया इन हैंड चाहिए, मतलब आफ्टर टैक्स चाहिए, तो मतलब 5 रुपया क्या होगा, ये 100% होगा या 100 से कम होगा? मतलब ये 80% ही होगा शायद।
₹5 चाहिए तो ₹5 80% होगा। लेट X बी द प्रॉफिट, ठीक है। तो मेरा जितना भी प्रॉफिट है उसमें का 20% मैं माइनस कर दूं तो मुझे ₹5 मिलना चाहिए, बराबर। तो x माइनस 0.2x इक्वल टू 5, मतलब 0.8x इक्वल टू 5, देयरफॉर x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 0.8 कितना है? क्योंकि सर ₹5 तो टैक्स कट के हाथ में आना चाहिए ना। अगर ₹100 की मेरी इनकम होती तो टैक्स कितना कटने वाला था? ₹20। तो मतलब जो हाथ में आया वो 100% है या 80% है? तो अगर हाथ में आया हुआ 80 है तो पूरा कितना? तो जितना भी आया डिवाइड बाई 80%। या तुम ऐसा कर लो सर, ₹5 जो हाथ में आना है वो 80% है, तो 100% कितना? 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। समझ में आया क्या? पक्का? चलो, अरे ऑनलाइन वालों, आईफोन कौन है? नाम रख लेते आईफोन, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कौन है? अरे कौन है भाई आईफोन? होमेश्वरी बोड़कुटे सर। अच्छा होमेश्वरी, ओके। यहाँ तक समझ में आई कॉन्सेप्ट? पक्का? कुछ डाउट इसमें? हाँ डिपेंड करेगा, टैक्स का रेट चेंज होता रहेगा। तो अपन रेट चेंज होगा तो 80 के जगह अगर सपोज 10% होगा तो हम उसको 90 समझेंगे, 30 होगा तो हम उसको 70 समझेंगे, 60 होगा तो हम उसको 40 समझेंगे। डिपेंड करेगा ना कि आपका टैक्स कितना है, उतना आप रुपया हटा दो 100 में से, तो बचाव आपके हाथ में बचना चाहिए। अमाउंट के हिसाब से चेंज होगा, ज्यादा रेट्स नहीं है, 3 ही रेट्स है, बट वो चेंज होते जाएगा, ठीक है। यहां तक लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसको उस पर इसको हेडिंग देना कॉन्सेप्ट 1, सेकेंड लाइन लिखना, सेकेंड कॉन्सेप्ट लिखना कॉन्सेप्ट 2, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर and assessment year, that is FY and AY. क्लियर? अब दो टाइप के ईयर्स होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। नहीं, कैलेंडर ईयर जो तुमको पता है, तुमको तो पता ही नहीं टैक्स का, अगर पता होता तो तुम क्या के लिए आते हैं? तो दो टाइप के ईयर पता है तुमको सर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर बोले तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। कौन से साल? हर साल। बर्थडे कौन सा साल होता है? हर साल होता है ना, तो 31 मार्च भी तो हर साल आएगा, 1 अप्रैल भी हर साल आएगा, करेक्ट। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। हमको कैलेंडर ईयर से कोई लेना देना होता है क्या कभी लॉ पढ़ते टाइम? कभी नहीं होता है। हमको कैलेंडर ईयर से कोई लेना देना नहीं। जब भी अगर उसने कुछ नहीं बोला और ईयर बोला तो समझ जाने का फाइनेंशियल ईयर। उस टाइम पे दिमाग में लगेगा ओ हो इसने कौन सा ईयर बोला, फाइनेंशियल बोला या कैलेंडर बोला। अरे कैलेंडर ईयर की कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत ही नहीं है उसकी। कैलेंडर ईयर से हमको कोई लेना देना नहीं है। कैलेंडर ईयर, क्योंकि सर कैलेंडर ईयर में क्या होता है, हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से न्यू ईयर मनाते हैं। साल में कितने न्यू ईयर बनते हैं? दिवाली के बाद न्यू ईयर, क्रिसमस पे न्यू ईयर, 31 दिसंबर को न्यू ईयर, गुड़ी पाड़वा पे न्यू ईयर, पारसी न्यू ईयर। अबे कितने न्यू ईयर है, कितना कैलेंडर बनाएगा वो बोलता है हमको इससे कोई लेने देने नहीं। तुम्हारा कैलेंडर ईयर तुम जानो, तुम्हारे काम जाना है, तुम्हारी कास्ट कौन सी, तुम्हारा रिलीजन कौन सा, उसके हिसाब से तुम नया न्यू ईयर बनाते हो। हम थोड़ी पागल बैठेंगे, अच्छा तुम्हारे लिए इनकम टैक्स अलग, तुम्हारे लिए अलग, तुम अलग। पागल लेके जो है वो तो नहीं संभल रहा हमसे। इसके लिए हमको कैलेंडर ईयर से कोई लेने देना नहीं है।
हमको मतलब है फाइनेंशियल ईयर से। तो लेट्स से अगर मैं बोलूं कि लिखना नहीं है, अगर मैं बोलूं कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20, तो इसका मतलब है आई एम स्पीकिंग अबाउट 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20। समझ में आया? अगर मैं 1920 की बात करता हूं तो उसका मतलब हो गया 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2028-29 बोलता हूं तो इसका मतलब मैं कौन से साल की बात कर रहा हूं? 1 अप्रैल 2028 से लेके 31 मार्च 2029। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2055 से 2056 बोलता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 अप्रैल 2055 से लेके 31 मार्च 2056 तक की बात कर रहा हूं। यहां तक क्लियर है क्या? तुम ऑनलाइन वालों, तुम तो मुख्य प्राणी बैठे रहो घर में सालों। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल लो। यस सर। तो फाइनेंशियल ईयर समझ में आया, असेसमेंट ईयर भी समझ में आ गया तुमको। फाइनेंशियल ईयर को असेसमेंट ईयर में कन्वर्ट करने के लिए तुमको क्या करना है? एक साल आगे चले जाना है। मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर 2028-29 को मैं असेसमेंट ईयर में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2029-30। सर इनकम टैक्स ऐसा क्यों बोलता है? बताऊंगा। असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इनकम टैक्स में है, फाइनेंशियल ईयर का हर लॉ में आएगा, बट असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इनकम टैक्स में है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर फाइनेंशियल ईयर मेरा 2055 से 56 है तो व्हाट विल बी माय असेसमेंट ईयर? 2056 से 57। क्लियर? सर ये ऐसा क्यों होता है? पहले अब ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बाद में इसका होमवर्क दूंगा। तुमको कौन सा ईयर अप्लीकेबल है? पहले ये बात बता दो, तुमको पता है कौन सा ईयर अप्लीकेबल है तुमको? हाँ नहीं, अरे कौन सा फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 2002-03 या 2008-10 की 2009-15? क्या कौन सा वाला? तुम्हारी मॉड्यूल है तुम्हारे पास अपडेटेड, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? मॉड्यूल के ऊपर ना असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर कुछ तो लिखा होगा। अरे फ्रंट पेज पे नहीं है कहीं पे लिखा हुआ? या वो साइड में देखो, जो मोटा होता है साइड में नहीं है? ये क्या है? अरे प्रिंटेड नहीं रहे, कौन से साल में प्रिंट? बहुत ही ढोकलो सालो तुम। मेरे को पहले इसको कन्वर्ट करके दो, व्हाट विल बी द फाइनेंशियल ईयर एंड व्हाट विल बी इट्स असेसमेंट ईयर। पहले इसको कन्वर्ट करके दो। हाँ ये फाइनेंशियल नहीं, इसको क्या लिखूं मैं? फाइनेंस FY 21-22 और AY 22-23। अब होता क्या है कि सपोज तुमने बिजनेस किया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2022 तक, इसका टैक्स तुम 2022 में भर रहे हो या 21 में भर रहे हो? सोच के बताओ। एट द एंड ऑफ ईयर तुमको कैसे पता कि साल के अंत में कितना प्रॉफिट होगा तुमको? मैं सपोज मैं अगर 2022-23 का नहीं 21-22 का प्रॉफिट भरने की कोशिश कर रहा हूं, 2021-22 31 मार्च 2022 आ गया क्या? अरे आने का ना अभी तक। तो मेरे को बताओ मेरा कितना प्रॉफिट होगा इस साल, मैं कितना टैक्स भर रहा हूं? सर शांति रखो ना, आने तो दो 31 मार्च जब आ जाएगी उस दिन बैठ के कैलकुलेट करना, साल में टक 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 करना, कितना रुपए आया, कितने रुपए गए, नेट कितना बचा, बस खत्म। तो इसी के लिए मैं 2021 में टैक्स भरने वाला हूँ क्या? मेरे को थोड़ी पता 2021 में कितना प्रॉफिट है, मेरे को 2022 में कितना होने वाला है। सर बुक्स क्लोज तो होने दो,
बुक्स क्लोज तो होने दो, जब बुक्स क्लोज होगी तब पता चलेगा कितने बच्चे आए, कितना खर्चा हुआ, कितना रेंट पे किया। मेरे को क्या पता कल जाके लॉकडाउन लग जाए और मेरे को रेंट नहीं पे करना पड़े तो मैं पॉसिबल आई बात समझ में। इसी के लिए जब भी आप इनकम कमाते हो पिछले साल में, जबकि टैक्स पे करते हो अगले साल में, इसी के लिए इनकम टैक्स बोलता है मैं असेसमेंट ईयर से बात करूंगा। फर्क कुछ पड़ रहा है क्या? रिश्ता वही, सोचने ही वाली बात है। सर फाइनेंशियल ईयर बोलोगे, असेसमेंट ईयर बोलोगे, कमाई तो वही साल की गिने जा रहे हैं ना, बस नामकरण अलग हो गया। इनकम टैक्स वाला एवाई में बात करता है और हम जैसे गरीब एफवाई में बात करते हैं, क्योंकि हमको एवाई बोला तो एक मिनट रुक भाई, एवाई ना मतलब एक साल पीछे जाना पड़ेगा, फिर हम ऐसा सोचते हैं। इनकम टैक्स एवाई में बात करता है। इनकम टैक्स बोलता है इस असेसमेंट ईयर में। क्यों? क्योंकि जिस साल आप टैक्स पे करोगे उस साल आपके घर में रेड पड़ेगी कि तुमने तो बोला तुमने 4 ही लाख कमाया और जबकि 40 लाख की गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। कैसे लाई साले? जब कमाई तूने 4 लाख की किया तो 40 लाख की गाड़ी कैसे खरीदी? तो हम इनकम टैक्स वाले तेरा असेसमेंट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद में बताएंगे तुझे कितना टैक्स पे करना है। तो जिस साल में आपका असेसमेंट होने वाला होता है उस साल को असेसमेंट ईयर बोला जाता है। समझ में आएगा? सर तो हमारे घर में भी रेट पड़ेंगे क्या? नहीं, जितने लोग रिटर्न फाइल करते हैं उसका टोटल 3% लोगों के घर में रेड नहीं पड़ती सबके घर में, बट उनको नोटिसेस जाती है कि भाई साहब आप तो बोल रहे हो कि आपने इतना ही कमाया, जबकि हमारे हिसाब से तो आपने इतना कमाया। सर गवर्नमेंट को कैसे पता? तुम हर जगह पे अपना आधार कार्ड चिपका देते हो, पैन कार्ड चिपका देते हो, और हमारे मित्रों ने बोला है, मतलब मोदी जी ने बोला है कि आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करके रखो। तुम रेलवे टिकट बुक करते हो, कुछ तो आईडी प्रूफ देते होंगे, उसके पास नोटिंग चला गया। तुम होटल बुक करते हो, पेमेंट करते हो, कुछ तो आधार कार्ड पैन कार्ड देते हो, नोटिंग चला गया। सर हमने तो गवर्नमेंट को दिया नहीं, हमने तो वो होटल को दिया। अबे तो होटल वाले ने तो अपना रिटर्न फाइल किया होगा, उसने तो बताया होगा कि हमारे पास में अंकिता नाम की एक लड़की आई थी, उसने इतना रुपए का रूम बुक किया था, उसने ये किया था और उसने ये वाला हमको डॉक्यूमेंट दिया था। वो डॉक्यूमेंट वो उसको भेजेगा। तो तूने नहीं दिया बट उसने तो दिया ना, तो तेरे हर एक चीज उसके पास में है, गवर्नमेंट के पास। अगर तूने बैंक से पे किया होगा तो कैश में दिया तो कोई कानो कान किसी को खबर ही नहीं है। इसने मेरे को 10,000 रुपये दिए, मैंने 10,000 रुपये पानीपुरी वाले को दे दिए, खत्म, किसको मालूम? लेकिन वही इसने 10,000 रुपये मेरे को बैंक में दिए और मैंने ये 10,000 किसी और को दिए, गवर्नमेंट को पता चला ना कि इसके बैंक से 10,000 गए। इसीलिए तो मोदी जी बोलते डिमोनेटाइजेशन करने के बाद में कैशलेस करो, कैशलेस करो, कैश मत यूज करो, क्योंकि हमको पता नहीं चलता तुम क्या करते हो। समझ में आया? इनकम टैक्स को पकड़ने के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पकड़ने के लिए सबसे अच्छा सोर्स है तुम्हारा बैंक अकाउंट। तुम जितनी चीजें बैंक में लेकर आओगे उतना उसको दिखता रहेगा, वो देख रहा है। और सबसे बड़ा भिखारी वही है, क्योंकि यहां तुमने 10 रुपए कमाए नहीं कि अगले दिन आ जाएगा इनकम टैक्स। सर लेकिन अभी तो आपने बोला कि साल के अंत में बुक्स खत्म होने के बाद हमको इनकम टैक्स पे करना है, बराबर है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम होता है एडवांस टैक्स। पहली भर दो एडवांस, पूरा नहीं भरो, थोड़ा सा तो भर दो। गवर्नमेंट बोलेगी साले तूने सर्विसेज ली मेरे से 1 अप्रैल से। सर कौन सी सर्विस? रोड की लिया, तेरे को पानी हमने दिया, ये सारी सर्विसेज हमने तेरे को दिया, और जबकि तू टैक्स कब भर रहा है? अगले साल। तो थोड़ा तो दे दे पैसा, इंस्टॉलमेंट में तो दे, इंस्टॉलमेंट में तो पैसा दे दे। बस इसी के लिए एडवांस टैक्स की एक कॉन्सेप्ट आती है जो बहुत आगे जाके पढ़ने वाले, बहुत ही आगे, मतलब दिल्ली बहुत ही दूर है अभी उसके लिए। सिर्फ इतनी बात समझ लो कि सर आपको इनकम टैक्स पे करना होता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर समझ में आया? सीधा कॉन्सेप्ट पे तुमको जाकर ये लिखना है, होमवर्क है। पीवाई बोले तो प्रीवियस ईयर, पीवाई बोले तो प्रीवियस ईयर। सर अब ये प्रीवियस ईयर क्या है? कुछ नहीं, फाइनेंशियल ईयर।
फाइनेंशियल ईयर बोलो या प्रीवियस ईयर बोलो एक ही है, असेसमेंट ईयर अलग है। दो ही टाइप के साल हैं, या तो प्रीवियस या फाइनेंशियल ईयर होगा या तो असेसमेंट ईयर होगा। सर तो नाम तो तीन है, अरे इसमें दो टाइप के नाम है, सेम हुआ, इसलिए तो जानबूझ के लिखने बोला है कि कल जाके कंफ्यूज नहीं हो जाओ। नहीं तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि एडवांस लेवल कर ले तो फिर बेसिक्स में ओ माय गॉड ये फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर क्या था, वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो आगे, पक्का। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3, हाउ इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड इन ब्रैकेट स्ट्रक्चर ओनली। सर कैलकुलेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें तुमको, सिर्फ तुमको ये बता रहा हूँ कि कैसे मैनर में इनकम टैक्स कंप्यूट होता है। स्टेप 1, टेक ऑल द नेट इनकम, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। नेट इनकम बोले तो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। स्टेप 2, क्लासिफाई दिस इनकम। आई होप तुम सब ऑनलाइन वाले गधेड़ो लिख रहे हो बुक के अंदर, तुमको बोला है पूरा इनकम टैक्स बुक में लिखना है। क्लासिफाई दिस इनकम अंडर 5 हेड्स। पांच टाइप के हेड्स होता है, जैसे मुझे अगर समझना है कि मैंने क्लासेस में टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट बोलने के लिए बहुत सिंपल है कि फॉर एन एग्जांपल मैंने टोटल प्रॉफिट कमाया 2 लाख रुपए का। अरे बट सर आपने जो प्रॉफिट कमाया आरजी क्लासेस में उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे आपके, एक 11th का था, एक 12th का था, एक सीए फाउंडेशन था, एक सीए इंटर था, एक सीएस ईटी था, एक सीएस एग्जीक्यूटिव था, एक रीडिंग रूम था, एक टेस्ट सीरीज था और आपकी कंसल्टेंसी थी। अब ये 2 लाख में से कौन से पार्ट में कितना कमाया वो कैसे पता चलेगा? तो स्टेप 1 आपने नेट इनकम बता दी कि 2 लाख कमाया, बट इसको बाइफरकेट तो करके बताओ ताकि हमको ये समझ में आवे कि कौन सा सेक्टर वीक है, कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, ताकि एक समझ में आवे कि अच्छा सीए फाउंडेशन से मैंने 10,000 कमाए, सीएस ईटी से मैंने 15,000 कमाए, सीएस एग्जीक्यूटिव से मैंने 2,000 कमाए, सीएस फाउंडेशन सीएस एग्जीक्यूटिव से या सीएस ईटी या जो भी होगा उससे मैंने 10,000 कमाए, रीडिंग रूम से मैंने 2,000 कमाए। उसको क्लासीफाई तो करो, अमाउंट चेंज होने वाली है कि इनकी टोटल में? अरे सर 2 लाख को बाइफरकेट कर रहे हैं। तो वैसे ही आपके इनकम के टोटल 5 हेड्स होते हैं। पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम सैलरी। एक्चुअली उल्टा लिखना चाहिए था बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तब उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, दूसरा नाम होता है इसका पीजीबीपी। चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन।
जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। तो वैसे जिसकी इनकम ये चारों हेड में नहीं जाती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने इस बिल्डिंग का एक रूम रेंट पर चढ़ा के रखा है, उससे मेरे को हर महीने के 20,000 रुपये रेंट आता है, तो साल भर में मेरे को कितना रेंट आया? 2,40,000। कौन सा हेड में डालूंगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ये हाउस थोड़ी है। अरे तो हाउस प्रॉपर्टी हर जगह का अलग अलग नाम थोड़ी रखेंगे। किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी लेकिन घर की प्रॉपर्टी से, खाली जमीन की प्रॉपर्टी नहीं। खाली जमीन से भी तो पैसा कमा सकता हो। सर खाली जमीन से कोई कैसा पैसा कमा सकता है? मैंने शूटिंग करने के लिए दिया, फिल्म स्टार्स आए मेरे पास में, बोले क्या ग्राउंड है आपका, क्या मेंटेनेंस किया, हरा भरा एकदम आपका एकदम खेत है, हमको दे दो 2 दिन के लिए, आपको 2 लाख रुपए देंगे। ये भी तो पैसा हुआ कमाया, बट ये कमाई काम नहीं आएगी। उसमें हाउस था क्या बना हुआ, चाहे वो हाउस हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, उससे हमको कोई लेने देना नहीं। लेकिन अगर बिल्डिंग से आपने किसी प्रकार का भी पैसा कमाया हो तो वो जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नहीं बात समझ में? पक्का। दूसरा हो सकता है इनकम फ्रॉम सैलरी। आई गेस ये बोलने की जरूरत नहीं, सर हम जॉब करते हैं तो हमको जो पगार मिली वो हम किस में डालेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में। सर एक तीसरा, मैं तुमसे जो इनकम कमा रहा हूं, एक रूम से जो मेरे को भाड़ा मिलता है वो गया हाउस प्रॉपर्टी में, और तुमसे जो पैसा मिलता है वो मेरा बिजनेस है ना, मेरा प्रोफेशन है ना, तो वो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड बिजनेस और प्रोफेशन। सर ये 2 नाम क्यों है? बिजनेस बोले तो डे टू डे एक्टिविटी, प्रोफेशन बोले तो साल में 1 आध बार करते हो आप। फिर हाँ मेरा प्रोफेशन टीचिंग और बिजनेस क्यों? मेरी रोजी रोटी तो यही है, सेल। एग्जैक्टली, बिजनेस में परचेज सेल होता है। बेसिकली बिजनेस में गुड्स होते हैं, गुड्स, जबकि प्रोफेशन में सर्विसेज होती है। डॉक्टर प्रोफेशनल है बट डीमार्ट का मालिक बिजनेसमैन है। आई बात समझ में? मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि मेरे पास में बैच लगाओ, मैं तुमसे पैसा लूंगा और तुमको पढ़ा के दूंगा, प्रोफेशन है। और बैच में आने वाले को ये बॉटल 100 रुपए की मैं 30 रुपए में दूंगा, ये मेरा बिजनेस है। फर्क समझ में आया? बिजनेस में गुड्स इन्वॉल्व होते हैं जबकि प्रोफेशन में सर्विसेज होती है। एक और ऐसी चीज होती है जिसमें आपको पैसा मिलता है, बाबा, सत्संग वाले बाबा, वो भी तो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करो, क्या हो रहा है, पास नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, कल से लाल मंजन से ब्रश करना शुरू करता ना, पास हो जाओगे। निर्मल बाबा, और वो झोली में फैलाते तो लोग सोना वोना डाल देते, कमाई तो हुई ना। कितनी जोरदार है साला, मैं गला चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोलूं तो तुम सालों पढ़ते नहीं। वो बाबा तो 1 आंख वाले बाबा कुछ भी बोलते तो मान लेते, कितनी जोरदार कमाई है। तो सर उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस या प्रोफेशन? दोनों भी नहीं बोल सकते। उसको तीसरा नाम बोला जाता है वोकेशन। वेकेशन नहीं, छुट्टियां नहीं मना रहे वो, वोकेशन, वोकल, वोकेशन। ठीक है सर, उनको भी टैक्स भरना पड़ता है। मैंने बोला ना, इनकम टैक्स भिखारी है, तुम पूछना ही मत इस पे टैक्स लगता क्या। तुमने कमाई किया ना, तुम घर के बाहर दरवाजे के बाहर निकलो तो सर पहले रोकेगा वो तुमको टैक्स। तो ये तो पूछना ही मत इसको, इस पे टैक्स लगता है क्या। तुमको दिखा कि इसकी यहां पे कमाई हुई, ठोक डालो टैक्स। सोचना ही नहीं उसको बिल्कुल, वो रुकता ही नहीं टैक्स किसी से। आई बात समझ में? चौथा इनकम मेरी ऐसी हो सकती है कि मेरे पास में सोना पड़ा था 30,000 का, मैंने बेचा 50,000 का। रोज बेचता क्या मैं? रोज बेचूंगा तो मेरी दुकान हो गई, तो मैं बिजनेसमैन हो गया। बट ऐसी इनकम जो मैं रोज नहीं बेचता हूं, वो कैपिटल गेन, गेन मिला मेरे को। बिजनेस नहीं किया मैंने, अचानक से सरप्राइज गेन मिला। शेयर्स इन्वेस्ट किए थे 10,000 में, आज हो गए 15,000, कैपिटल गेन, गेन हुआ। मैं रोज बिजनेस कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ, धंधा करता तो मेरा बिजनेस प्रोफेशन में आता। इसके अलावा भी कोई इनकम हो सकती है क्या? सोच के देखो। गिफ्ट, शादी में पैसे मिलते, बर्थडे पे पैसे मिलते, पैसे पैर वर पड़ो तो 1100 रुपए मिल गए, सर उस पर भी टैक्स, मैं प्रॉफिट हुआ ना, टैक्स लग गया, खत्म। सर फिर हम तो बताएंगे नहीं, वो देख वो तेरे चुट्टे पने हो गए, तू उसको बताएगा नहीं बताएगा, वो अभी तक उस पर मैं आया ही नहीं। तूने इनकम कमाई ना, टैक्स लगा तेरे को, खत्म। तेरे को उससे बचाना है तो तू कैश में ले ले, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कभी, वो बात दूसरी हो गई। ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो किसी का नहीं,
वो इफॉस का, इसको दूसरा नाम बोलते हैं इफॉस, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ना ना, PGBV, हाँ, बट आइडियली वोकेशन का तुमको कुछ, हाँ नहीं, 5 में ही ना, बिजनेस, प्रोफेशन या वोकेशन, हाँ उसी के अंदर है वोकेशन, हेड्स 5 ही है। तुम पूरे इंडिया में कुछ भी कमाई करो, कुछ भी कहीं से भी पैसा कमाओ, इनकम टैक्स वाला बोलता है मेरे को ये 5 हेड्स के अंदर तेरी इनकम बता दे, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं, इसके अलावा तेरा क्या है। तुम कोई भी इनकम बोलो, तुमको क्लासीफाई इन 5 हेड्स में करना पड़ेगा। सर हमको एक तो समझ नहीं आ रहा, तुम छठा हेड डाल दे क्या, झापड़ मारेगा इनकम टैक्स वाला। इनकम टैक्स वाले बोलेगा तेरे को कुछ नहीं समझ रहा ना, IFOS में डाल दे, बट तू छठवीं हेड मत क्रिएट करना, क्योंकि इनकम टैक्स ने बनाया ही 5 हेड्स थे। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, PGBP, है समझ में पक्का। स्टेप 3, सारी इनकम को क्लासिफाई करने के बाद में डू क्लबिंग ऑफ इनकम और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कभी कभी इनकम क्लब होती है, क्लब बोले तो ढिक चिक क्लब। ये क्लबिंग ऑफ इनकम तो मेरे ख्याल से मारवाड़ियों ने बनाई होंगी कॉन्सेप्ट, उनके वजह से इनकम टैक्स वाले ने बनाई होंगी। होता क्या मालूम है क्या, सपोज मैं तुमको एक बार एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि 2.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स नहीं लगता है, ये बात तुमको मैं अभी बता देता हूँ। 2,50,000, सॉरी इंग्लिश मीडियम, 2,50,000 रुपीज़ तक तुमको किसी प्रकार का इनकम टैक्स पे करने की नीड नहीं है। अब हो क्या रहा था ना, कोरोना के टाइम पे सपोज मेरे पास कोई बच्चे नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, लेकिन मैंने वो जो हॉल दे के रखा था रेंट पे जो हॉल दे के रखा था, मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ मेरे को रेंट लगेगा, और एग्जाम्पल रेंट जो उसका आ रहा था ना, वो आ रहा था 30,000 रुपये का, हाँ 30,000 रुपये पर मंथ का। कितना आ रहा था, 30,000 पर मंथ, जो किस में जा रहा था, मेरा हाउस प्रॉपर्टी में। मेरी PGBP हो रही थी क्या कुछ, इफॉस हो रहा था क्या मेरा कुछ, कैपिटल गेन हो रहा था क्या मेरा कुछ, सैलरी हो रही थी क्या मेरी कुछ, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हो रहा था 30,000 रुपये महीने का। मतलब साल का कितना हो गया पर एनम, 3,60,000। टैक्स आना पड़ेगा क्या, मेरे को भरना पड़ने वाला है क्या, क्यों, तो मेरा बिजनेस तो कुछ हुआ ही नहीं ना। बट सर इनकम टैक्स ने ये कब बोला कि धंधे से कमाई करोगे तो इनकम टैक्स भरना है, उस इनकम टैक्स ने बोला पैसा कमाया तो इनकम टैक्स भरना है। 3,60,000 रुपये, शिट, दुख हुआ मेरे को बहुत। मैंने क्या किया, नहीं खर्चे से तो कोई मतलब ही नहीं है, इनकम तो हुई ना, पहले टैक्स भरना है बाद में खर्चा करने मिलेगा। 5 रुपए का समोसे की इनकम हो गई थी, उसके बाद में खर्चा करूंगा ना, इनकम पे पहले टैक्स तो भरना पड़ेगा मेरे को। बहुत दुख हुआ मेरे को, बताओ मैं इसको क्या करूं, मेरे को टैक्स नहीं भरना है, तुम सोच के बताओ मैं क्या करना चाहिए। कैश में ले लूं, एक ऑप्शन है कैश में ले लूं। दिक्कत ये है कि जो बंदा मेरे को रेंट पे करता है वो जम्मू कश्मीर में बैठा है, तो बैंक में आ गया अगर ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगा तो। क्या करूं, 2.5 लाख का वो 2.5 लाख का इस साल में बताओ, बचा हुआ अगले साल में बताओ, ऐसा बोल रहा है तू। मेरी इनकम है तो सामने वाले का खर्चा है ना, तो उसको भी तो खर्चा दूसरे साल में मिलेगा, तो उसको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। वो बोलेगा जब मैंने खर्चा इस साल में किया तो मैं ज़्यादा टैक्स क्या के लिए भरूँ, मेरा भी तो मैं खर्चा माइनस करूँगा ना मेरे इसमें से, तो मानेगा कि इस बात को। अरे ऑनलाइन वालों तुम साले पॉपकॉर्न एक्टू पॉपकॉर्न लेकर बैठे हो क्या, आंसर तो दो।
एक तिगड़म है मेरे पास, मैंने एक काम करता हूँ, मेरी छोटी बहन है जो कॉलेज में है, ठीक है, मैं वो सामने वाली पार्टी को बोलता हूँ देख 3,60,000 है ना, तो 1,80,000 मेरे अकाउंट में डाल और 1,80,000 मेरे बहन के अकाउंट में डाल। इनकम टैक्स वाला मेरे पास आएगा तो मेरा बैंक अकाउंट देख के क्या बोलेगा, कितना कमाया तुमने, 1,80,000, और मेरे बहन के अकाउंट में जाएगा, उसको भी बोलेगा तूने भी इनकम कमाया, कितना कमाया, टैक्स किसको भरना है। समझ में आया कितनी मजा। इनकम टैक्स वाला बोलेगा बेटा मारवाड़ी, जो तूने आज सोचा ना, ये हमने 1956 में सोच लिया था कि तुम ये हरकत करने वाले, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1956 में आई थी। ऐसे टाइम पर इनकम टैक्स वाला बोलेगा बेटा तेरी इनकम क्लब होने वाली है, क्योंकि तूने एसेट तो ट्रांसफर करी नहीं, सिर्फ खाली उसकी इनकम ट्रांसफर कर दी। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा कोई इंसान दिखा क्या कि खर्चे मैं करूंगा कमाई तुम करो, ऐसा कोई इंसान मिला तुमको ऐसे तक? ऐसा है तो मेरे प्लीज मेरे को मिला। मैं उसको बोलूंगा देख आरजी क्लासेस में कमाई मैं करूंगा और जितने भी खर्चे होंगे तू अपने जेब से भरना, ऐसा कौन सा ना। तो ऐसे टाइम पे मेरी इनकम उसके साथ में क्लब की जाएगी और उसके 1,80,000 भी मेरे मत्थे मार दिए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरी कमाई 1,80,000 प्लस 1,80,000 360 हो गई, मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। समझा क्या? मैं को नहीं समझा। कौन? कॉलेज में ना पढ़ाई करते टाइम। हाँ, मेहंदी क्लासेस, डांस क्लासेस, बराबर। तो किसके अकाउंट से पैसे आए? जम्मू कश्मीर वाले के। तो जम्मू कश्मीर वाले ने तेरे को मेहंदी क्लासेस की 1,80,000 वहां से भेजे, तूने मेहंदी कैसे सिखाई उसको? ऑनलाइन, और वो भी एक इंसान को सिखाई। मतलब तुम स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहे थे मेहंदी और उसका वो स्क्रीनशॉट लेकर ले रहा था, क्या कर क्या रहा था वो एग्जैक्टली? ये भी तो प्रूफ पूछेगा ना। और तुमने ठीक है, तुमने मेहंदी क्लासेस लिया, डांस क्लासेस लिया, तुम बोलते तुम्हारे पास में नोरा आई थी नचाने के लिए और उसके तुमने पैसे दिए, प्रूफ दो। डिटेल्स तो होंगी बच्चों की, नंबर तो होंगे, हम घर जाके पूछते तुम इसके पास नाचने गए थे क्या, फिर बोलना नाच मेरी रानी। कैसा प्रूफ तो करो, नहीं हो सकती चीजें प्रूफ। बात समझ में, लॉजिक समझ में आया? इस टाइम पर क्लबिंग ऑफ इनकम होगा। या बहुत सी बार में सेकंड ऑप्शन होता है सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड मतलब पिछले साल का जो लॉस था वो इस साल आएगा, तो मैं वो साल का लॉस इस साल में क्लेम करूंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, आगे जाके समझेगा, कि पूरा लॉस तुमको एक साथ नहीं मिलता है। इनकम टैक्स वाला बोलेगा तू तो कुछ भी लॉस बताएगा फालतू का, कि इस बार कोरोना में मेरे को 25 लाख का लॉस हुआ, मैं सच्ची इनकम टैक्स भर देता था लेकिन मेरे को बहुत लॉस हो गया। बता कैसे हुआ? बिल्डिंग तो तेरी है, तो तेरे को रेंट तो पे करना नहीं है, तो लॉस हुआ तो किस चीज का हुआ तेरे को? हाँ, बच्चे नहीं आए, अब बच्चे नहीं आए तो लॉस हो गया। मतलब तू एप्पल कंपनी के वेबसाइट पे गया, वहां पे एक टीवी देखा तूने 10 लाख रुपए की और तूने नहीं खरीदा, तो एप्पल कंपनी क्या बोलेगी? मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया। ऐसा कौन सा नुकसान होता भाई? नुकसान जो तुमने एक्चुअली पे कर दिया उसको नुकसान बोलते हैं। तो कुछ लॉसेस आपको अगले साल मिलते हैं, तो पिछले साल के लाए हुए लॉसेस आप इस साल में एडजस्ट करोगे और उसके बाद में जो आपका नेट बचेगा उसको बोला जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोला जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। इसके ऊपर भी टैक्स नहीं भरना है, रुको, अभी तुम्हारे मजे की बात आने वाली है यहाँ पे। स्टेप 4, लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। इसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं कि आप पैसा पे करो उतना आपको हम टैक्स इनकम आपकी हम कम कर देंगे। ऑब्वियसली जैसे इनकम कम हो जाएगी आपका टैक्स कम हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ में पैसा डालते हो, इवन तुम्हारे मम्मी पापा जो तुमको ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं इसका भी तुम खर्चा क्लेम कर सकते हो, 1.5 लाख रुपए तक का साल का, 2 बच्चों तक का। तुम्हारे 25 होंगे तो उससे कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट बोलती है 2 का ही मिलेगा। और अपने ही सर मेरा एक बाजू वाले का उधार एक ले लेता हूँ, ऐसा नहीं,
जो है तुम्हारा, तुम्हारे इस पे मिलेगा। सालो 1.5 लाख के चक्कर में दूसरे का मत उठा कर लेकर आना, ठीक है। और 1.5 लाख पर हेड नहीं है। अच्छा सर ये बच्चे का 1.5 लाख, ये बच्चे का 1.5 लाख, कितने बच्चे हो रहे, फायदा ही फायदा। अरे बच्चों के फायदे के नहीं होता है। बच्चों की ट्यूशन फीस मैक्सिमम 2 लोगों की माफ होगी, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख रुपए तक का ही रहेगा। तो उतने रुपए तक की तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम और कम कर दी जाएगी। सपोज तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम आई थी 10 लाख रुपए की, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी और तुम्हारे भाई बहनों की फीस मिलाकर भरी होगी 80,000 रुपए की। तो कितनी इनकम बोला मैंने, 10 लाख रुपए बोला था ना। तो उनकी जीटीआई 10 लाख, मतलब एक्चुअल में वो 10 लाख रुपए पे इनकम टैक्स पे करने जा रहे थे। फिर तुमने बोला पापा रुको, ट्यूशन फीस 80,000 माइनस करो, तो अब 9,20,000 पे इनकम टैक्स भरना है। डिडक्शन मिलेगा तुमको, डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, 80C से लेके 80U तक सेक्शन है, उसमें अलग अलग टाइप के डिडक्शंस मिल सकते हैं तुमको। ज़्यादातर तारे मत चमका, आंखों में कुछ मिलते नहीं, भिखारी जैसे 2-3 लाख रुपए तक का बचा सकते तुम टैक्स, इससे ज़्यादा का टैक्स नहीं बचता तुम्हारा। और वो भी 20 लाख रुपए तुमने बचा है तो 20 लाख का टैक्स थोड़ी बचा, 20 लाख के ऊपर लगने वाला इनकम टैक्स बचा। सपोज 20% होगा तो 40,000 बचे तुम्हारे। ऐसे मत बोलो मैंने पापा के 2 लाख बचा, 2 लाख नहीं बचा तूने पागल हौले, 2 लाख के ऊपर लगने वाला टैक्स बचाया जो 20% का था, 40,000 रुपए। एक के बात समझ में, बोल बोल। परफेक्ट। तेरे पापा का खर्चा थोड़ी है वो तो उनकी पर्सनल ड्राइंग्स है। बराबर, उनका एक्सपेंडिचर में कैसे गया? पहली बात तो तेरे पापा क्या करते हैं? कौन सा? कार्स का, ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, तो उनकी इनकम कौन से हेड में जाएगी? हेड, ये 5 हेड्स है ना अपने पास, कौन से हेड में जाएगी उनकी इनकम? बराबर। सपोज और कोई इनकम नहीं पापा की, पीजीबीपी में जाएगी। तो पीजीबीपी में पापा अगर पीएनएल बनाएंगे अपन, तो सेल साइड में क्या लिखेंगे? सेल ऑफ कार। और एक्सपेंस साइड में क्या लिखेंगे? बच्चे की फीस। वो बिजनेस का खर्चा है क्या? वो तो पर्सनल खर्चा है ना। कल जाके तू 10 लाख रुपए का यूरोप घूम के आएगी तो क्या इनकम टैक्स पे नहीं करेगी 10 लाख की कमाई पे? क्या बोलेगी गवर्नमेंट को मैं तो खर्चा कर दिया, तो वैसे तो टैक्स कभी लगेगा ही नहीं किसी को। वो तो तेरा पर्सनल खर्चा है, धंधे का खर्चा थोड़ी है। नहीं समझी? ठीक है, देख मेरे को तुमने फीस दिया, मेरे को मिले 5 लाख रुपए, और मैं 5 लाख रुपए का आईफोन लेकर आया, तो मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूँ कि मैं तेरे को इस बार टैक्स पे नहीं करूँगा क्योंकि मैंने 5 लाख रुपए लाए, 5 लाख रुपए खर्चा कर दिए, ऐसा? तो मेरा खर्चा ऐड हुआ क्या उसमें? लेस हुआ क्या मेरा उसमें? आई बात समझ में? क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस है। पर्सनल एक्सपेंस तो मैं घर खर्चे करूंगा तो मेरे को इसका इनकम टैक्स का बेनिफिट थोड़ी मिल रहा है उसमें। तुम तो कुछ भी आड़ा टेढ़ा खर्चा बता दोगे ऐसे। तो हमारा घर खर्चा लगता है हमको 2 लाख रुपये महीना, वो बोलेंगे कहा ताजमहल में रहता है तो 2 लाख रुपये महीना कौन सा घर खर्चा होता है भाई अकेले इंसान का? ज़्यादा रईसी है तेरे आंग में। गवर्नमेंट बोलेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स पे कर, उसके बाद में हाथ में जो बचता है उससे तेरे को जो ताजमहल खरीद डाल तू साले को, मेरे को क्या लेना देना उससे? नहीं बचा ना। तो वहां पे तेरे को ऊपर एक्सपेंस मिल ही नहीं रहा है उसका, तो नीचे आके डिडक्शन मिल रहा है सिर्फ तेरे को। 2 अकाउंट्स होंगे, एक बिजनेस का अकाउंट्स मतलब इनकम टैक्स के लिए, और एक तुम्हारा पर्सनल। दोनों अलग अलग है। तुमने जो खर्चा किया वो पर्सनल है तो उसको छोड़ो, इनकम टैक्स का किया तो बात करो। ये बचा ना। इसके बाद में डिडक्शन लेने के बाद में जो तुम्हारे पास में हाथ में बचेगा उसको बोला जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम। इसके ऊपर तुम भरोगे इनकम टैक्स। पे इनकम टैक्स आफ्टर
adjusting advance tax and TDS। याद है मैंने बोला एडवांस टैक्स तुम पहले भर दो थोड़ा सा, तो अगर साल के अंत में तुम्हारा टैक्स आता है सपोज 50,000 और तुमने 2 महीने पहले और थोड़ा सा एडवांस भर के रखा था 10,000, तो तुम 50,000 भरोगे गवर्नमेंट को? तुम बोलोगे गवर्नमेंट मैंने साल भर में इतनी कमाई किया कि मेरा टैक्स 50,000 का आ रहा है, बट 10,000 में ऑलरेडी तेरे को दे दिया ना, तो अब मैं 40,000 से बैलेंस दूंगा, क्योंकि एडवांस टैक्स क्या इंस्टॉलमेंट है ना बेसिकली। तो मैंने तुम्हारी फीस 1 लाख रुपए की, तुमने 30,000 मेरे को पे कर दिया, तो अगली बार क्या मैं तुमसे 1 लाख मांगूंगा क्या? तुम बोलोगे सर फीस 1 लाख की है, 30,000 तो दे बैठा हूँ ना मैं तुमको ऑलरेडी, तो अब मैं 70,000 दूंगा। और एक और है TDS, वो भी नहीं समझना, ज़्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो फट जाएगा तुम्हारा दिमाग, छोड़ दो। एक दिन में इतनी कॉन्सेप्ट तुम झेप सकते हो, यहाँ तक में कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। पक्का? श्योर? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों गधेड़ो, कुछ क्वेरी, कुछ डाउट? तनेश, समृद्धि, प्रथमेश, मयूरी, देवेन? श्योर? ठीक है, यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। थोड़ा सा होमवर्क, छोटा सा होमवर्क दिया है, वो होमवर्क करके भी आना है। हो गया? हाँ ठीक है, वो होमवर्क करके आना है। कल इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, कल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुरू होंगे। मेक श्योर कैलकुलेटर लेकर आओ, उधारी में ना जियो, सब लोग कैलकुलेटर लेकर बैठना है। और कल आज जो पढ़ा है वो पूरा पढ़कर आना, तभी कल का समझ में आएगा। कल एक्चुअली कैलकुलेट करना है कि कितना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब कल जाके बापू को बोलना, बापू तुम्हारी इनकम कितनी है, मैं बताती हूँ तुमने टैक्स कितना भरा। तुम ये कर सकते हो कल के दिन। यस, ठीक है।